वेलकम टू दिस लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम जेराल्ड मैनली हॉपकिंस की बहुत ही फेमस पोइम स्प्रिंग एंड फॉल की समरी को डिस्कस करेंगे, साथ में क्रिटिकल एप्रिसिएशन को भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन पोइम के बारे में। पोइम स्प्रिंग एंड फॉल का जो फुल टाइटल है वो है स्प्रिंग एंड फॉल टू ए यंग चाइल्ड। ये पोइम 1880 में लिखी गई थी और इसको पहली बार पब्लिश कराया गया था 1918 में, पोस्टमसली यानी बिना किसी नाम के अज्ञात रूप में। और ये पब्लिश हुई इन पोइम्स ऑफ जेराल्ड मैनली हॉपकिंस नामक बुक के अंतर्गत। इसके अंदर जो थीम है वो है डेथ, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड ह्यूमन नेचर। ये थीम इसके अंदर दिखाई देती है पोइम में। अब जानते हैं इसकी समरी क्या है स्टैंजा वाइज के रूप में। Indicating at the autumn when the leaves begin to fall from the trees, the poet invented a name for a wood or ground and described it as golden as the leaves are appearing as golden color. वो पतझड़ की तरफ संकेत करता हुआ, उस वक्त संकेत करता हो जब पत्तियां पेड़ से गिरने लगती हैं। तो द पोइट इन्वेंटेड ए नेम, कभी उसको एक नाम देता है, यानी वो पतझड़ के टाइम पे जब पत्तियां पेड़ों से गिरने लगती है तो वो उन पत्तियों को या उस जंगल, उस बुक को, उस लकड़ी को या उस जो ग्राउंड भूमि को वो गोल्डन एज द लीव्स आर अपीयरिंग, क्योंकि वहां पे जो है सुनहरी कलर की जो पत्तियां होती है वो दिखाई देने लगती हैं, इसलिए उसने उनको गोल्डन कलर का नाम दिया है। While looking at the falling leaf, फॉलिंग वाली गिरती हुई पत्ती को देखकर ही एड्रेसेस अ यंगर मार्गरेट, वह एक युवा लड़की है मार्गरेट को संबोधित करता है। whom he finds grieving over the natural way of falling leaves and asks her whether she with her fourth or inexperienced mind feels upset। वह मार्गरेट को संबोधित करते हुए पूछता है, जिसको कि वह देखता है कि वो नेचुरल वे ऑफ फॉलिंग लीफ, जो जिस तरीके से बास्केट टूट जब पत्तियां गिरने लगती हैं वो उनके ऊपर ग्रीविंग कर रही होती है, वो रो रही होती है, दुखी हो रही होती है। एंड अक्सर उनसे पूछता है वेदर शी, क्या वह अपने फोर्थ इन एक्सपीरियंस माइंड, इन माने अपने अनुभवी, यानी इसको कोई अनुभव नहीं है, वो दिमाग, वो माइंड जहां पर उसे किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, ऐसे माइंड के साथ वो अपसेट महसूस करती है। एंड वेदर इट इज पॉसिबल फॉर हर एट दिस अर्ली एज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, और क्या ये संभव है इस एज में, इस अर्ली एज में, क्योंकि वो छोटी सी लड़की है, क्या वो मनुष्य की जो चीजें होती, मनुष्य की चीज से मतलब है क्या वो चीजें जो मानव से रिलेटेड है, ऑन द थिंग्स ऑफ नेचर, या फिर प्रकृति की जो चीजें हैं, क्या वो उनको अच्छी तरीके से समझती थी। यहाँ थिंग्स से मतलब है दैट। तो कहती है कि वो जानना चाहता है कि लड़की जो पत्तियों को देखते हुए दुखी होती है, पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं, तो कहता है कि क्या इस छोटी सी उम्र में ये समझना आसान है, क्या वो समझ सकती है अपने इनएक्सपीरियंस माइंड से कि जो प्रकृति की जो चीजें होती हैं, जो नेचर होता है या मनुष्य की जो चीजें होती हैं वो नासवान होती हैं, एक दिन समाप्त हो जाती हैं। He wonders whether she can feel the gravity of the worldly things with her fresh mind। वह आश्चर्य महसूस करता है, क्या वो महसूस करती है, कर सकती है वो सांसारिक चीजों की ग्रेविटी, यानी उसकी गंभीरता को महसूस कर सकती है विद हर फ्रेश माइंड, अपने फ्रेश माइंड से, अपनी युवा माइंड से, अपने इन एक्सपीरियंस माइंड से, क्योंकि उसे जीवन का कोई अनुभव नहीं है। विच द पोइट हिमसेल्फ इज फीलिंग विद इन, जबकि कभी जिसे महसूस करता है, यानी इन लाइन में, स्टार्टिंग लाइन में इस चीज को व्यक्त करता है कि कभी जो है वो मैच्योर है और जो मार्गरेट है वो एक छोटी सी लड़की है, तो वो पत्तियों को गिरते हुए देखती है तो वो दुखी महसूस करती है। तो कभी इस चीज को यहाँ बताना चाहता है कि उसका माइंड फ्रेश माइंड है, उसे किसी चीज का अनुभव नहीं है, वो जिंदगी की गंभीरता को नहीं जानती है। क्या इस एज में जिंदगी की गंभीरता को या उन चीजों को समझती है जो जो चीजें समाप्त हो जाती हैं, क्या ये जानना संभव है उस लड़की के लिए। वो कहता है क्योंकि वो खुद मैच्योर है तो वो खुद इन सब चीजों को समझ सकता है, इसीलिए शायद वो अपसेट है। द पोइट फर्दर टेल्स टू द गर्ल, लेकिन वो आगे लड़की को बताता है एंड ट्राइज टू कन्विंस, और समझाने की कोशिश करता है दैट एज द ह्यूमन बीइंग्स ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर, जैसे कि मानव
ओल्डर एंड ओल्डर, यानी बड़ा होता चला जाता है, वृद्ध होता चला जाता है, मैच्योर होता चला जाता है, he feels less and less grieved by watching such sight। तो वह महसूस करता है कम से कम, ग्रीव माने दुख, तो उसे ज्यादा दुख नहीं होता बाई वॉचिंग सच साइट, इस प्रकार के दृश्य देखकर। यानी कहने का मतलब है, छोटा सा बच्चा जब पत्तियां गिरने लगती हैं, तो शायद छोटा सा बच्चा उन पत्तियों के गिरने पर दुखी हो जाता है कि ये पत्तियां जिंदगी में खत्म, अब ये कभी वापस नहीं आएंगी। लेकिन वही व्यक्ति जब बड़ा होता चला जाता है, जितना बड़ा होता चला जाता है, वह उतना ही इस प्रकार की चीजों को देखकर ग्रीफ यानी कम से कम उसे दुख होता है, यानी उसे दर्द नहीं होता। लाइक फॉलिंग, कैसे दृश्यों को देखकर उसे दुख नहीं होता, जो पत्तियों के गिरने गिरने जैसे दृश्यों को देखकर। एंड सिमिलरली अदर थिंग, या उसी की तरह जो जितनी चीजें होती हैं। द ह्यूमन हार्ट एक्वायर्स मोर नॉलेज, क्योंकि मनुष्य का जो हार्ट होता है वो बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त करता है। एंड स्टेज, और एक ऐसी अवस्था आती है कम से जीवन में, when sorry WH when है, his sensation becomes so indifferent, कि उसके जितने sensations होते हैं, भाव होते हैं, काफी indifferent, उदासीन हो जाते हैं, that he cannot leave a sight even or seeing the whole wood lying pale and withered with their leaves fallen and getting rotten, कि वह नहीं छोड़ सकता उस दृश्य को। यानी वो कभी कोई भी ऐसा दृश्य उसकी आंखों से नहीं गुजरता है जिनको देख करके, आप चाहे वो पूरा जंगल ही क्यों ना पीला पड़ जाए, यानी जंगल ही पूरा खाली क्यों ना हो जाए, जंगल के सारे पत्ते ही क्यों ना झड़ जाए, पीले पड़कर नीचे क्यों ना गए, विदर्ड विथ देयर लीव्स, और सारी पत्तियां जमीन पे गिर जाए, एंड गेटिंग रूट, और सब चीजें सड़ जाए, तब भी उसे दुख नहीं होता। यानी वो कहता है कि मनुष्य का जो हार्ट होता है वो बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त करता है, और कभी कभी जिंदगी में एक ऐसी स्टेज आती है कि जब उसके सारे सेंसेशन इतने उदासीन हो जाते हैं कि कोई भी दृश्य को देखकर उसे दुख नहीं होता, चाहे वो पूरे ही जंगल का, पूरा जंगल ही पीला क्यों ना पड़ जाए, उसकी सारी पत्तियां क्यों ना येलो हो जाए, है ना, सूख जाए, और वो सारी पत्तियां गिर कर सारी सड़ जाए, और ये पूरे कहते हैं जंगल में फैल जाए, उसके पैरों के नीचे भी आ जाए, तभी उसे दुख नहीं होता। He tells, ये वह यहाँ बताता है, that she will keep on weeping even after knowing the reason for her sorrow, कि वह अपना रोना जारी रखेगी even after knowing the reason, अपने दुख के कारण को जानने के बावजूद। कहते हैं वो अभी इतनी छोटी कि अपने दुख का उसे कारण भी पता चल जाएगा, तब भी वो रोती रहेगी, क्योंकि आज उसके पास वो समझ नहीं है, लेकिन जब कल समझ में आएगी तो शायद उसे समझ में आ जाएगा कि उसे, कि वो किस लिए रो रही। The cold weeping or over autumn leaves, cold weeping over autumn, जो हमारी जो और पतझड़ के मौसम में जो पत्तियां होती है वो कैसे हो जाती है, कोल्ड होती है, ठंडी पड़ जाती है, यानी वो सूख जाते हैं। इज इन फैक्ट मॉर्निंग फॉर ह्यूमन मॉर्टलिटी, शायद ये वास्तव में एक मॉर्निंग है, एक दुख है फॉर ह्यूमन मॉर्टलिटी, यानी मनुष्य की नाशवान का। यानी वो कहता है कि मनुष्य जो है मॉर्टल है, नाश माने एक ना एक दिन मनुष्य को खत्म हो जाना। उसी तरीके से जो पत्थर की जो पत्तियां होती है, पत्थर की पत्तियां, कोई भी पत्तियां हो, वो भी एक न दिन समाप्त हो जाती है। और जो ऑटम है वो वही मौसम होता है, वही टाइम होता है जब सारी पत्तियां सूख जाती हैं, जिस तरीके से मनुष्य मर जाता है। शी विल कम टू नो दिस सैड फेथ ऑफ मैन एट ए लेटर स्टेज, वो कहता है कि उसको ये भाग्य जो है, मनुष्य का ये भाग्य, जो मानव जाति की जो भाग्य है, वो एक आने वाली स्टेज पर, एक ऐसी अवस्था पर ही आने पर समझेगी, यानी जब वो मैच्योर हो जाएगी, जब वो उस अवस्था पर पहुंच जाएगी, तो वो मनुष्य के भाग्य को समझ जाएगी। मनुष्य का भाग्य, मनुष्य के भाग, वो भाग्य जहां पर एक दिन उसको इस दुनिया को छोड़कर जाना है, जहां उसको मृत्यु को प्राप्त करना है, वो उस दिन इस भाग्य को समझ जाएगी। द पोइट टेल्स द गर्ल, कवि लड़की को बताता भी है, डेट द कॉज ऑफ हर ग्रीफ, उसके दुख के कारण को, ऑल सॉरो हैज वन रूट केम, वो कहते हैं कि सारे दुखों का कारण एक ही जड़, एक ही, कि वो एक ही जगह, वो है मॉर्टलिटी ऑफ मैन, वो है मनुष्य का नाशवान होना। वो कहता है कि जितने भी दुख है उन सब का कारण एक है, वो है मनुष्य का नष्ट हो जाना। ये जिस तरीके से मनुष्य नष्ट हो जाता है, उसी तरीके से हर चीज दुनिया की नष्ट हो जाती है, इसलिए उसका दुख का कारण केवल एक ही है। वॉट एवर द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर सोलो, चाहे हम किसी भी विशेष दुख की बात क्यों ना कर लें, इट्स बेसिस इज द सेम, लेकिन इसका आधार क्या है, सेम है। सारे दुखों का आधार एक ही है। वेदर इट इज द ग्रिप ऑफ फॉलिंग लीफ, चाहे वो पत्तियों के गिरने का दर्द हो, और एनी अदर ग्रीफ, या कोई भी दूसरा दर्द क्यों ना हो, दुख क्यों ना हो, इट्स सोर्स इज द सेम, लेकिन इनका स्रोत क्या है, सेम ही रहता है। द पोइट रियलाइजेस दैट द गर्ल हैज नो suitable expressions of her grief, कभी महसूस करता है कि लड़की को जो suitable, जो
उचित जो एक्सप्रेशंस होते हैं शायद उसके पास नहीं होते, यानी लड़की को अपने दुख के एक सही एक्सप्रेशंस उसके पास नहीं, उसको रियलिटी में नहीं पता कि वो दुखी क्यों है, नॉर शी हैज अटेंडेड सच मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ ह्यूमन, और ना ही वो भी इतनी मैच्योरिटी को उसने प्राप्त किया है कि वो मानव दुख की गहराई को समझ सके। शायद यही वजह है कि इसलिए वो रो रही है पति उनको गिरता हुआ देखकर। Nevertheless, she has got such intuition, ना ही उसे ऐसा कोई अंदाजा है, within she dimly knows the cause of it, कि उसे शायद धुंधला सा भी पता चले कि उसके दुख का कारण क्या है, and the behavior of natural phenomena, और ना ही उसे प्रकृति का जो फिनोमेना है उसके व्यवहार को तरीका पता है कि प्रकृति के अंदर भी जितनी भी चीजें होती हैं वो भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाती हैं। हर ग्रीफ इज वन टू ओरिजिनल सिन, उसका जो दुख है उसका कारण केवल ओरिजिनल सिन, केवल एक वास्तविक सिंध आप कह सकते, पाप कह सकती हैं, एक वास्तविक सच्चाई है, फॉर विच द पेनल्टी फॉर ऑल मैन का इज दैट, कि सारे मानव जाति को एक पेनल्टी चुकानी पड़ती, वो क्या है, मृत्यु। यानी मानव का जब जन्म होता है तो एक दिन उसको अपनी पेनल्टी चुकानी है, और वो कौन सी पेनल्टी है कि जब वो इस दुनिया से विदा लेता है, यानी मृत्यु। जो इस व्यक्ति का जन्म हुआ उसे एक ना एक दिन मरना ही है। Thus, when the grief girl weeps of the falling leaf, जब लड़की गिरती हुई पत्ती को देखकर रोती है, she is in fact weeping on human mortality। तो इसका मतलब है कि लड़की पत्तियों को गिरता हुआ देखकर के नहीं रो रही है, बल्कि वो मनुष्य की मॉर्टलिटी, मनुष्य के नाशवान, मनुष्य की डेथ पर रो रही है। एंड शी इज मॉर्निंग हर ओन मॉर्टलिटी, वो न केवल मनुष्य की मॉर्टलिटी, नाशवान होने पर, मृत्यु पर रो रही, बल्कि वो खुद अपनी मृत्यु पर भी रो रही है, क्योंकि हर जब मनुष्य का की मृत्यु निश्चित है, मनुष्य का नष्ट होना निश्चित है, जिस तरीके से पत्तियों का नष्ट होना निश्चित, तो जब वो पत्तियों के नष्ट होने पर रो रही है तो नेचुरली वो मनुष्य के नष्ट होने पर भी रो रही है, और मनुष्य के नष्ट होने पर रो रही है स्वयं को खुद पर ही रो रही है। द फॉलिंग ऑफ लीव्स इज ओनली ए सिंबल ऑफ ह्यूमन मॉर्टलिटी। तो इस तरीके से जो पत्तियों का जो गिरना है वो एक प्रतीक है किसके, मनुष्य के नाश का, मनुष्य की बर्बादी का, मनुष्य की मृत्यु का वो प्रतीक है। इसमें अब देखिए हमें एक चाइल्ड साइकोलॉजी में नजर आती है। ए चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्प्रीहेंड होल लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड और अबाउट इटसेल्फ। एक जो बच्चा होता है वो समझने में, कम्प्रीहेंड समझने में असमर्थ होता है सभी चीजों को, चाहे तो उसके आसपास हो और अबाउट इटसेल्फ, या वो खुद के बारे में, यानी चाहे वो बच्चे के बारे में या उसके आसपास की चीजों के बारे में, उन सब चीजों को कम्प्रीहेंड करने में, अंडरस्टैंड करने में योग्य नहीं होता है। सिमिलरली इन द पोएम चाइल्ड मार्गरेट starts weeping after watching falling golden leaf। इसी तरीके से इस कविता में भी वो छोटी सी बच्ची जो मार्गरेट है वो रोना शुरू कर देती है जब वो देखती है गोल्डन लीव्स को गिरता हुआ, यानी सुनहरी पत्ती को जब वो पेड़ से गिरता हुआ देखती तो रोना शुरू कर देती, क्योंकि उसे नहीं पता चीजों के बारे में। शी इज पजल्ड, कंफ्यूज होती है दैट व्हाट इज शी ग्रीविंग मोर, उसे खुद नहीं पता कि वो क्यों रो रही है, किस चीज पे उसको रोना आ रहा है, वो कंफ्यूज है। नरेटर ट्राइज टू अंडरस्टैंड, नरेटर मानी कभी कभी उसको समझने की, कभी जो इसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता है, एंड एक्सप्लेन और व्यक्त करता है दैट इफ शी इज ग्रीविंग ओवर फॉलिंग लीव, अगर वो बच्ची गिरती हुई पत्तियों को देखकर रो रही है, देन इट इज ड्यू टू हर इमेच्योर स्टेट ऑफ चाइल्डहुड, तो शायद इसकी वजह वो अपनी बचपन की इमेच्योर स्टेज में, क्योंकि वो भी बच्ची है, क्योंकि वो भी मैच्योर नहीं हुई, इसीलिए शायद वो रो रही है। When we feel sorrow, जब हम दुख महसूस करते हैं ओवर स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीजों, क्योंकि बच्चा ही एक बचकाने वाली, जो एक बच्चे की जो अवस्था होती है वही अवस्था होती है जब वो छोटी छोटी चीजों पर भी दुखी होने लगता है, क्योंकि वो इमेच्योर, इसीलिए शायद वो दुखी है। लेटर इन लाइफ एट द स्टेज ऑफ एडल्टहुड, लेकिन बाद में जीवन में जब वो एडल्टहुड की अवस्था पर आते हैं, जब वो व्यस्त हो जाता है, we tend to ignore or remain apathetic towards such incidents of leaves falling due to change variety of life। तब शायद हम चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और रिमेन एपेथेटिक, और हम उन हमारे पास कोई भी सहानुभूति, कोई भी दया नहीं होती, बल्कि हम क्या करते हैं, इस प्रकार की जो घटनाएं होती, कौन सी, पत्तियों की गिरने जैसी जो चीजें होती हैं उन पर हम कभी दुखी नहीं होते, ड्यू टू चेंज प्रायोरिटी ऑफ, क्योंकि उस वक्त हमारी जिंदगी की प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता कुछ और बन जाती है, हम इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। एज एडल्ट ह्यूमन साइकोलॉजी फोकसेस ऑन सपोज टू बी लार्जर इश्यूज ऑफ लाइफ, इस तरीके से कह सकते हैं कि जो बेस्ट एक मानव होता है उसकी जो मनोविज्ञान होता है, जो साइकोलॉजी होती है, वो हमेशा जीवन के जो बड़े बड़े इश्यूज होते हैं
उनकी तरफ फोकस करने की उम्मीद की जाती है। यानी जब बड़ा व्यक्ति हो जाता है, जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, तो वो जिंदगी के बड़े बड़े जो इश्यूज होते हैं उस पर वो ध्यान लगाता है, उन चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, ना कि छोटी छोटी चीजों को पर वो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देता है, जैसे कि पत्तियों का गिरना, जैसे जिस पर लड़की रो रही है। एंड इवन इंसिडेंट ऑफ ऑल फॉरेस्ट गेट्स आउट ऑफ वुडंट अफेक्ट देम। यहाँ तक कि कि पूरा जो जंगल है, पूरे जंगल को काट क्यों न जाए, पूरा जंगल कट जाए, पूरे जंगल की पत्तियां जमीन पर पैरों के नीचे गिर जाए, लेकिन तब भी उस वयस्क व्यक्ति को कभी कोई प्रभावित नहीं कर सकता। जिस तरीके लड़की कुछ पत्तियों को देखकर रोना शुरू कर देती, क्योंकि वो इमेच्योर है, क्योंकि वो भी बच्ची है। लेकिन जैसे वो बड़ी होगी तो पूरा पेड़ कट के आ जाए, या सारी पत्तियां उसके पैरों पे आके गिर जाए, पूरा जंगल कट जाए, तब भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी की प्रायोरिटियां और दूसरी चीज हो जाएंगी। तो इस तरीके से चाइल्ड साइकोलॉजी की उसने बात की है। इस पोइम के अंदर कुछ फिगर ऑफ स्पीच भी सिंपली लिव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन। यहाँ पर जो पत्तियां हैं वो मनुष्य की चीजों के समान माना गया, यानी मनुष्य की जीवन है, मनुष्य की मृत्यु के समान माना गया है। ये लीव्स आर कंपेयर्ड, यहाँ पर पत्तियों की तुलना किससे की गई है, ह्यूमन की चीज के साथ की गई, जो कि क्योंकि मानव उन चीजों के साथ कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट रखता है। मेटाफर स्प्रिंग एंड फॉल, जो पोइम का जो टाइटल है ये यहाँ पर मेटाफर है, क्योंकि स्प्रिंग का मतलब है बर्थ, जिंदगी या लाइफ कह सकते हैं, फॉल जो कि मृत्यु की ओर संकेत करता है। एलिट्रेशन यहाँ पर देखिए, एच एच यहाँ है, जी जी यहाँ है, तो यहाँ पर कोई भी वॉवल्स के अंदर चेंज नहीं, यदि ये कॉन्सोनेंट्स है, देखिए इन कॉन्सोनेंट्स की बात, हमें वॉवल्स में कहीं कोई चेंज नहीं आता। देखिए कॉन्सोनेंट्स देखिए, विल बी वर्ड ऑफ वन वुड सच साइट लीव लाइफ। यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स का देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू दे रखा है, डब्ल्यू डब्ल्यू दे रखा है, एस एस दे रखा है, लाइफ लीव का एल है, लेकिन यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं वॉवल्स में चेंज नजर आता है लाइन। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स भी पाया जाता है। राइम स्कीम है ए बी बी सी सी डी 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 ई ई एफ एफ जी जी, ये राइम स्कीम है। देखिए यहाँ देखते देखिए, फर्स्ट लाइन में देखिए, ग्रीविंग अनलिविंग, ग्रीविंग किससे मिल रहा है, अनलिविंग से, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर लास्ट में यू है, तो यहाँ से अलग हो गया तो बी डाल दिया। अब नेक्स्ट लाइन में भी यू है तो ये बी भी हो गया। ओल्डर कोल्डर दोनों का सिमिलर वर्ड, क्योंकि राइम स्कीम हम मिलाते हैं पिछले वाले शब्द से। सी सी, तो ये सी हो गया। साई लाई वाई, साई लाई वाई तो एक साथ ही बोलने में आता है, तो डी 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 तीनों एक जैसे हो गए। नेम सेम, ई ई, एक्सप्रेस्ड गेस्ट एफ एफ, फॉर फॉर जी डी। इस तरीके से इसकी राइम इसकी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी, इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या है, इसकी समरी आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना